बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस नदीम हूँ और आपको उर्दू पढ़ाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बेटा आपको वैसे तो मैंने काम उसमें भी ग्रुप में भी डाला हुआ है, लेकिन मैं आपको वीडियो भी बनाकर भेज रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे। बेटे आज हमने आइए पाकिस्तान की सैर करे की रीडिंग करनी है और इसके बाद इसके अल्फाज मायने करने हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको पाकिस्तान के बारे में मालूमात दी गई है कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सूबे हैं और हर सूबे की में क्या क्या चीज़ें उसकी पहचान है, हर सूबे की पहचान क्या है और वो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद है, मादनियात मौजूद है, वो हमारे पाकिस्तान की तरक्की में क्या क्या काम अंजाम दे रहा है। तो इसमें हमें सूबों के बारे में वाकफियत हासिल होगी। अच्छा, तो आइए पाकिस्तान की सैर करें। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान कुदरती तौर से कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। इसकी सोना उगलती ज़मीन में हर तरह की फसलें पैदा होती हैं। इसमें खुश जायका फलों के बागात भी हैं। इसके सीने पर बहने वाले दरिया हमारे खेतों के सैराब करते हैं। इसमें फलक बोस पहाड़ी चोटियाँ भी हैं। गीत गाती आबशारें इसके हुस्न को चार चांद लगाती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समंदर से भी नवाजा है। पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इन सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। कोई किसी सूबे का रहने वाला हो, वो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। तो बेटा इस पैराग्राफ में हमें पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान 1947 को कायम हुआ और इसके अंदर बहुत से कुदरती वसाइल हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को कुदरती वसाइल से माला माल किया हुआ है। इसकी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है जो कि सोने की तरह की फसलें पैदा करती है। इसमें खुश जायका फल हैं और इस पर 5 दरिया बहते हैं जो हमारे खेतों को सैराब करते हैं। हमारे पहाड़ों की चोटियाँ बहुत बुलंद हैं। आबशारें जो हैं वो उसके हुस्न को और खूबसूरत कर देती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को एक समंदर भी अता किया है, उससे भी नवाजा है। और पाकिस्तान की सरजमीन के 4 सूबे हैं। इन सूबों के नाम है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। कोई किसी सूबे का भी रहने वाला हो, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। तो अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से। सबसे पहले उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में बताया है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत कोयटा है। इस सूबे की आबादी गुंजान नहीं, यानी कि आबादी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे थोड़े लोग रहते हैं, कम आबादी है। करीब 70 लाख लोग इस सूबे में आबाद हैं। बलूचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। यहाँ बोली जाने वाली बड़ी बड़ी ज़बानों में बलोची, ब्राहवी और पश्तो शामिल हैं। बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंधी भी बोली जाती है। ये बलूचिस्तान के बारे में बताया कि इसका दारुल हुकूमत कोयटा है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन यहाँ पे आबादी सबसे कम है। तकरीबन 70 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं और बाकी ये वीरान है ये सूबा। यहाँ की सरहदें बाकी सरहदों से मिलती है, पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो ज़बान बोली जाती है वो है बलूची, ब्राहवी और पश्तो। बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंधी भी बोली जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बानें बोली जाती हैं। तो बलूचिस्तान के बारे में मज़ीद बता रहे हैं कि बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है, यानी कि वो ज़रखेज़ नहीं है और वहाँ पे फसलें अच्छी तरह से नहीं उगती। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है, गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है। गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत खूब बढ़ जाता है। सिब्बी यहाँ का गर्म तरीन मुकाम है। 26 मई 2010 को यहाँ वो गर्मी पड़ी कि अल-अमान अल-हफीज़ अगले पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। इस रोज़ इस मुकाम का दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ कभी कभार ज़लज़ले भी आते हैं। 1935 में यहाँ आने वाले एक शदीद ज़लज़ले से कोयटा शहर
کو بالکل ملیہ میٹ ہو گیا تھا۔ 1935 میں ایک زلزلہ آیا تھا۔ اور مزید یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کا زیادہ تر علاقہ جو ہے پہاڑوں پر ہے، یہاں پہاڑ بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ سردیوں میں خوب سردی ہوتی ہے، گرمیوں میں خوب گرمی ہوتی ہے، اور یہاں کا گرم ترین مقام جو ہے سبی ہے، جو میرا خیال سے دنیا کا گرم ترین مقام ہے۔ اور اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ 26 مئی 2010 کو اتنی گرمی پڑی کہ لوگ پریشان ہو گئے اور اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ اگلے پچھلے سے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ اللہ اتنا زیادہ تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں، اور 1935 میں ایک اتنا شدید زلزلہ آیا تھا کہ کوئٹہ شہر بالکل ہی تباہ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ بلوچستان کے سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پہلے تو صوبے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ پہاڑ ہے، وہاں پہ زبان کون سی بولی جاتی ہے اور اس کا رقبہ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کون کون سی پھلوں کی پیداوار کیا ہے، کون کون سی پیداوار ہے۔ وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو جو انگور ملتا ہے اس کا 90% حصہ جو ہے وہ یہاں سے آتا ہے، بلوچستان سے آتا ہے، اور چیری اور بادام بھی یہاں پہ بہت پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور بھی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ صوبہ جو ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت سے وسائل دیے ہیں اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اور سوئی کے مقام سے یہاں پر گیس بھی نکلتی ہے جو کہ پورے پاکستان میں سپلائی کی جاتی ہے، اور جس کو ہم سوئی گیس بھی کہتے ہیں۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر ایک بندرگاہ بھی تعمیر کی گئی ہے۔ اور ایک اس صوبے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ اعزاز ہے، ایک بہت بڑی عزت اس کو ملی ہوئی ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دن جو تھے جب وہ بیمار تھے تو اسی صوبے میں گزارے تھے، اور اس کو وہ مقام تھا زیارت، وہاں پہ انہوں نے زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ اب یہ لباس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے، دیگر کرتے اور گھیڑ دار شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیض کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیض پر کڑھائی کی ہوتی ہے۔ اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ اس کے لباس کے بارے میں بتایا کہ پگڑی پہنی جاتی ہے، گھٹنوں تک ان کے کرتے ہوتے ہیں، گھیڑ دار شلواریں ہوتی ہیں۔ خواتین کا خاص لباس ہوتا ہے، قمیض کے سامنے ایک لمبی جیب ہوتی ہے، اس پر کڑھائی کی ہوتی ہے، اور عورتیں ایک بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد پنجاب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہے پانچ اور آب کے معنی پانی کے ہیں، گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں، یعنی کہ پنجاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی بھی تینوں باقی صوبوں سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اور پنجاب کو 5 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ پنج معنی 5 اور آب معنی پانی، یہاں پہ 5 دریا بہتے ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے، اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ اس کے بڑے شہر ہیں پنجاب کے۔ اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، فیصل آباد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد جو ہے وہ کس طرح کا شہر ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑے بنانے کی صنعت ہے، کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے کے
अदालत जराही बनाने में सियालकोट का कोई सानी नहीं। फैसलाबाद को यहाँ पे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ कपड़ा बनाया जाता है और खेलों का सामान और आलात जराही यानी कि ऑपरेशन के लिए जो सामान होता है वो सियालकोट में बनाया जाता है। अजीम फ़लसफ़ी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसी शहर में पैदा हुए। कहाँ पे? सियालकोट में पैदा हुए, आपको मालूम ही होगा। वज़ीराबाद में आला किस्म के चाकू छुरियाँ बनाई जाती हैं। वज़ीराबाद चाकू छुरी की वजह से मशहूर है। गुजरात की पहचान उम्दा किस्म के फर्नीचर के साथ पंखा साजी की सनत भी है। गुजरांवाला में बिजली से चलने वाली अशिया मसलन वॉशिंग मशीनें, पंखे, रूम कूलर और हीटर बनते हैं। चनियोट में बना हुआ फर्नीचर अपनी मिसाल आप है। ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के बारे में बता रहे हैं जो कि अपनी कुछ ख़ास चीज़ों की वजह से, ख़ास कारीगरी की वजह से, अपनी सकाफ़त की वजह से मशहूर हैं। इसके बाद बता रहे हैं चोलिस्तान के रेगिस्तान भी इसी सूबे में है। यहाँ खेवड़ा के मुकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। पंजाब में कोयले के भी वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब में साहिवाल के करीब हड़प्पा से मिलने वाले आसार कदीमा भी ख़ास अहमियत रखते हैं। यानी कि पंजाब में एक रेगिस्तान भी है और यहाँ पे नमक की कान भी है। और इसके बाद पंजाब में कोयले के भी बड़े ज़खायर है, बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं। पंजाब में साहिवाल के करीब हड़प्पा का आसार कदीमा भी पाया जाता है। इसके बाद है सिंध के बारे में बता रहे हैं। सिंध को मेहरान के नाम से भी पुकारा जाता है। सिंध का लफ्ज़ सिंधु से निकला है। संस्कृत ज़बान में सिंधु दरिया को कहते हैं। दरियाई सिंध की वजह से इसे ये नाम दिया गया है। यहाँ का दारुल हुकूमत कराची है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे पहली बंदरगाह भी कराची में है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक़ कराची से था। उनका मज़ार भी कराची में है। यानी कि सिंध को जो हम लोग सिंध कहते हैं, सिंधु से ये सिंध का लफ्ज़ सिंधु से निकला और संस्कृत ज़बान में सिंधु दरिया को कहा जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा दरिया जो दरिया सिंध बहता है और इसी के नाम पर ये सिंध कहा जाता है। सिंध को वादी मेहरान भी कहते हैं। यहाँ का दारुल हुकूमत कराची है और इसको रोशनी का शहर भी कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहली बंदरगाह कराची में है और कायद आज़म का शहर कराची है। यहीं पे आप पैदा हुए थे। आपका मज़ार भी कराची में है। इसके अलावा कराची को मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में राजा दाहिर को शिकस्त दी और सिंध को फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर गैर मुस्लिमों की एक कसीर तादाद हल्का बगोश इस्लाम हो गई। ताहम अब भी सिंध में हिंदू कौम खासी बड़ी तादाद में आबाद है। सिंध की आबादी का 7.5% हिंदू आबादी पर मुश्तमिल है। सिंध में बोली जाने वाली बड़ी ज़बान सिंधी है। वादी सिंध की तहजीब नहायत कदीम है। मोहनजोदड़ो से मिलने वाले आसार कदीमा यहाँ के कुदरती लोगों की फ़नी महारत और आला म्यार ज़िंदगी का पता देते हैं। सिंध के बारे में बताया कि यह सिंधु से निकला है। सिंधु का मतलब है दरिया। और इसके बाद यह बता रहे हैं कि कराची यहाँ का दारुल हुकूमत है। इसको रोशनियों का शहर कहते हैं। ये कायद आज़म का शहर भी है। आप पैदा भी इधर ही हुए थे और आपका मज़ार भी कराची में है। सिंध को राजा दाहिर ने फ़तह किया था। सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया था। राजा दाहिर को शिकस्त दी थी और मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक की यानी कि उसके अखलाक से मुतासिर होकर बहुत से जो गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, वो कसीर तादाद में मुसलमान हो गए थे और फिर खासी बड़ी तादाद में मुसलमान हो गए। आज भी सिंध में बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की भी है। और इसके अलावा सिंध में बोली जाने वाली ज़बान सिंधी है और वादी सिंध की तहजीब नहायत कदीम है। और इसके बाद बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से मिलने वाले आसार कदीमा के जो कदीम तरीन लोगों की फ़नी महारत और आला म्यार का पता देते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उस वक्त के लोगों की फ़नी महारत का पता चलता है कि कितने माहिर थे अपने कामों में। अच्छा, इसके बाद बता रहे हैं ठट्ठा का कदीम तारीख़ी शहर इसी सूबे में है। यहाँ की जामिया मस्जिद और मंछर झील बहुत मशहूर है। यहाँ मकली का कब्रिस्तान है। इसे दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार किया जाता है। सूबा सिंध का ज़्यादातर रकबा बंजर और गैर आबाद है।
جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ، بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ سندھی ٹوپی اور اجرک تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہ تو ہر جگہ استعمال کی جاتی ہے ان کی۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اسی صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن، خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہند کو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ اچھا جی، اس کے بارے میں خیبر پختونخوا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس کو پہلے شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا۔ اس کا دارالحکومت پشاور ہے اور مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور، بنو اس کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں پشتو زبان بولی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہند کو زبان بھی بولی جاتی ہے۔ اور آپ یہاں پہ درہ خیبر ہے۔ درہ خیبر جو ہے وہ ایک طرح کا راستہ ہے افغانستان جانے کے لیے، اور یہاں پہ بہت سے قدرتی مناظر ہے جس کو دیکھنے کے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین اور دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفا کشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ خیبر پختونخوا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سوات اور کاغان کی وادی بہت خوبصورت ہیں۔ جھیل سیف الملوک جو ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں بہت سے سیاح جاتے ہیں۔ سوات کی وادی بہت حسین و جمیل ہے، اس کو سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے پاکستان کا۔ اور خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور محنت کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں کی جو خاص پیداوار ہے، یہاں پہ گندم، مکئی اور تمباکو اور مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور بیٹا آپ نے اس کو دوبارہ سے ریڈنگ کرنی ہے اس کی، اور اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اس میں سے مشکل الفاظ کی آپ نے لکھائی کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے لکھنا آ جائے، اور یہ آپ نے بار بار ریڈنگ کر دیا۔ اب میں آپ کو اس کے الفاظ معنی کروا دیتی ہوں۔ اچھا جی بیٹا، یہ اب سبق کے الفاظ معنی ہے۔ میں ایک دفعہ اس کو بھی ریڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آرام سے پڑھنا آ جائے اور کوئی مشکل نہ ہو۔ اس میں ہے ابھرا، ظاہر ہوا، وسائل، ذرائع، مالا مال، بھرا ہوا، سیراب، پانی سے بھرا ہوا، فلک بوس، بہت اونچے، آسمان جیسا بلند، گیت، نغمہ، گانا، آبشاریں، اونچائی سے پانی کا گرنا، حسن، خوبصورتی، چاند لگانا، بڑھانا، اضافہ کرنا، نوازا، عطا کیا، مشتمل، شامل، گنجان، زیادہ، گھنا، بنجر، ویران۔ بنجر زمین جو ہوتی ہے وہ زمین ہوتی ہے کہ جس پہ کسی قسم کی فصل نہیں اگتی اور وہ قابل کاشت نہیں ہوتی۔ اچھا، بنجر، ویران۔ اس کے بعد آ جائے گا الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ امن و حفاظت میں رکھے۔ اور پھر آ جائے گا اس کا ملیہ میٹ، تباہ و برباد، وافر، زیادہ، بہت زیادہ یعنی کہ، مقدار، تعداد، معدنی وسائل، زمین میں سے نکلنے والے وسائل۔ اس کے بعد ہے اعزاز، پھر اس کے بعد اعزاز، اعزاز، عزت، ایام، یوم کی جمع، اور یوم کا مطلب ہے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے دن۔
सेहत अफ़ज़ा, सेहत देने वाला, सेहत बख्श। रवाज, रवायत, रस्म को बोलते हैं। अच्छा, सकाफ़त है रहन सहन। गोया का मतलब है अगरचा। पंजाब, 5 दरियाओं की सरजमीन। आलात जराही, ऑपरेशन के लिए जो औज़ार होते हैं उनको आलात जराही कहते हैं। ज़रख़ेज़ ज़मीन, फसल उगाने के लिए अच्छी ज़मीन। नौइयत, किस्म। इनफरादियत, मुनफरिद। आसार कदीमा, पुरानी निशानियाँ, जो पुराने ज़माने के आसार जो होते हैं कदीम ज़माने के। सिंधु है ये, बल्कि सिंध इसमें आया हुआ है, सिंधु दरिया। कसीर तादाद, ज़्यादा, बड़ी तादाद। हल्का बगोश इस्लाम, यानी कि मुसलमान होना, इस्लाम कबूल करना। कदीम, पुराना, बहुत पुराना। फ़नी महारत, हुनर में महारत रखना, माहिर होना किसी हुनर में, किसी काम में माहिर होना। फरावानी, ज़्यादती, यानी कि बहुत ज़्यादा होना, फरावानी। उसके बाद जफाकशी, मेहनती, जफाकश मेहनत, जफाकशी मेहनती। तो ये बेटा आपके अल्फाज में ही नहीं है। उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गई होगी। आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें से उसको अपने लफ्ज़ों में फिर लिखना है। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने लिखना है और फिर उसका आपने खुलासा करना होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपके ईमान में रखे। और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, बार बार रीडिंग करनी है, बार बार समझना है, और कोई समझ ना आए तो हमसे भी पूछ लेना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तुम। बेटा कल हम लोगों ने आइए पाकिस्तान की सैर करे की रीडिंग की थी और अल्फाज मायनी किए थे। आज हम इसका खुलासा करेंगे और मैं खुलासा आपको समझा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा लिख लिया है ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, इस सबक में पाकिस्तान के बारे में बहुत सी मालूमात दी गई हैं। सबक कौन सा? आइए पाकिस्तान की सैर करें में पाकिस्तान के बारे में बहुत सी मालूमात दी हैं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। इसमें 4 सूबे हैं और हर सूबे का रहन सहन अलग है, ज़बान अलग है, इनका ओढ़ना पहनना भी अलग है। लेकिन हर सूबा अपने वतन की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हम सब बहैसियत कौम मुत्तहिद हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो इस सबक में पहले तो हमें ये चीज़ बताई गई है। अब हम सबक के बारे में बताते हैं, सबक के खुलासे के ऊपर आते हैं। इस सबक में बताया गया है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। यहाँ बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल हैं, ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। हर पाकिस्तानी अपने वतन से मोहब्बत करता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। इसका दारुल हुकूमत कोयटा है। यहाँ बलोची, ब्राहवी और पश्तो ज़बान बोली जाती है। ये पहाड़ी इलाका है और सर्दी और गर्मी शिद्दत से पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। बलूचिस्तान को फलों की सरजमीन भी कहते हैं। यहाँ पे फलों की भी बहुत तात होती है। जिन इलाकों में आबादी है और जो ज़मीन ज़रख़ेज़ है जहाँ जहाँ की, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में काफ़ी एक ज़मीन जो है इनकी बंजर भी है, लेकिन जहाँ ज़मीन पे फसलें उगती हैं, फल उगते हैं, तो इसकी वजह से इस बलूचिस्तान को फलों की सरजमीन भी कहते हैं। यहाँ सुई के मुकाम से कुदरती गैस निकलती है, जो कि बेटा हमारे घरों में इस्तेमाल भी होती है। आपको पता है, हम सुई गैस कहते हैं। कायद आज़म ने भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम इसी सूबे के खूबसूरत मुकाम ज़ियारत में गुजारे। तो ये बड़ा खूबसूरत जगह है और सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। यहाँ पे कायद आज़म को डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक लाया गया था और यहाँ पे उन्होंने सेहत भी हासिल की थी। अच्छा, अब दूसरे सूबे के बारे में बता रहे हैं, पंजाब का मतलब है 5 दरियाओं की सरजमीन, यानी कि पंज आब। ये इन 2 लफ्ज़ों से बना है, पंज 5, आब का मतलब होता है पानी। अच्छा है, पंजाब का मतलब 5 दरियाओं की सरजमीन है। इसका दारुल हुकूमत लाहौर है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। पंजाब के शहर पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत से फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। इस वजह से यहाँ पे ये पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है पंजाब।
यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल छांगा मांगा है और खेवड़ा के में एक दूसरी बड़ी कांद है, नमक की कांद है। एक बहुत बड़ी यहाँ पे नमक की कांद है। पंजाब की सरजमीन नहायत ज़रखेज़ है। यहाँ दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम भी मौजूद है। इसके बाद हम आ जाते हैं सिंध को कर लेते हैं बात। सिंध को मेहरान भी कहा जाता है। सिंध लफ्ज़ सिंधु से निकला है। संस्कृत ज़बान में इसका मतलब दरिया है। इसका दारुल हुकूमत कराची है। कायद आज़म का ताल्लुक़ भी इसी शहर से था। ठट्ठा यहाँ का तारीख़ी शहर है और कराची जो है ना, ये सबसे बड़ा शहर है सिंध का। अच्छा, ठट्ठा यहाँ का तारीख़ी शहर है, यानी कि बहुत पुराना शहर है। सिंधी टोपी और अजरक तो आप जानते ही होंगे, ख़ास तौर पर बहुत मशहूर है यहाँ की। सूबा सिंध का ज़्यादातर रकबा बंजर और गैर आबाद है, लेकिन जहाँ पे बेटा आबादी है और जहाँ पे पानी है वहाँ पे फसलें भी उगती हैं, फल भी उगते हैं। यहाँ की मंछड़ झील और मकली का कब्रिस्तान बहुत मशहूर है। मकली का कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है। यहाँ समंदर भी है। कराची इसलिए बंदरगाह भी इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे समंदर है। उसके बाद आ जाता है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर है। यहाँ पश्तो ज़बान बोली जाती है और देखा बेटे, सिंध में सिंधी ज़बान बोली जाती है, इसी तरह पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो। यहाँ का फितरी हुस्न देखकर इंसान हैरान रह जाता है, यानी कि इतने कुदरती मनाजिर खूबसूरत हैं यहाँ पे कि लोग हैरान रह जाते हैं और उसी में खो जाते हैं। यहाँ की मशहूर झील सैफुल मलूक है। ये बहुत मशहूर है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग बहुत जफाकश हैं, यानी कि बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। ये लोग अपनी जफाकशी की वजह से बहुत मशहूर है। वादी सवात को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, यानी कि इतनी खूबसूरत ये वादी है कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। दुनिया भर से सयाह इन इलाकों की सैर करने आते हैं, यानी दुनिया भर से सयाह आते हैं, इन इलाकों की सैर करते हैं और वो हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया हुआ है और यहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत है। आबशारें, झील वगैरह हर चीज़ यहाँ की बहुत खूबसूरत है और वहाँ का पुरसकून मुकाम है ये। वहाँ पे ये नहीं कि शोर हो रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं, वहाँ पे सिर्फ पानी की आवाज़ होती है और लोग खामोशी से यानी कि अपने काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे यानी कि शोर नहीं होता इतना, तो जहनी सुकून बहुत मिलता है। तो ये बेटा आपका खुलासा था जो मैंने पढ़ा है, और आप लोगों ने ये करना है कि इसको देख के, पढ़ के, समझ के अपने भी लफ्ज़ों में लिखना है। ये नहीं कि सारा का सारा इसी को उतार लें, अपने लफ्ज़ों में भी बेटा लिखने की कोशिश कर दें, वरना आप लोग लिखना भूल जाएंगे। आजकल इन हालात की वजह से ये हम लोग करके दे रहे हैं आसानी कि आप लोग कर लें काम, तो इसलिए आप लोग अपनी जो सलाहियतें हैं, अपनी जो काबिलियत है, उसको बिल्कुल ना गंवाएं और बहुत अच्छी तरीके से काम करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला भी काम कर लिया होगा जो कल मैंने दिया था आप लोगों को, तो वो उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी इस चैप्टर की। उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से बार बार पढ़ें ताकि आप लोगों को समझ आए और आप अपने वतन की सैर भी करते जाएं। और जो आपके जहन में फिर आएगा ना, उसको एक पेज पे ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह कल हम इसके सवाल जवाब करेंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको कामयाबी दे। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात हफ्तुम, कैसे हैं आप बेटा? कल का हमने खुलासा किया था वो आपने कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। याद करके बेटा आप लोगों ने लिखना है कॉपी पर, ताकि हम बाद में उसको चेक कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या काम करना है, सवाल जवाब करने हैं बेटा। आज हम सवाल जवाब करेंगे। कल हमने खुलासा किया था और इस तरह से ये सवाल जवाब भी आप लोगों ने याद करने हैं और फिर लिखने हैं। मैं आपको समझा देती हूँ, ये मुख्तसर जवाब है, बहुत आसान है, ये आप लोग आराम से ख़ुद भी कर सकते हैं वैसे तो। सवाल है, सोना उगलती ज़मीन से क्या मुराद है? बेटा इससे मुराद वो ज़मीन है जो बहुत ज़रखेज़ हो, जिसमें उम्दा किस्म की फसलें पैदा होती हों, यानी कि उसको कहते हैं सोना उगलती ज़मीन, जिसमें बहुत अच्छी फसलें पैदा होती हैं जिस ज़मीन में। उसके बाद है, पाकिस्तान का कौन सा सूबा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है? इसका जवाब है बलूचिस्तान।
पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। ठीक है। सुई गैस को ये नाम क्यों दिया गया है? सुई गैस को ये नाम इसलिए दिया गया है कि सुई के मुकाम से गैस निकलती है, इसलिए इसको सुई गैस का नाम दिया गया। सुई एक जगह का नाम है जो बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान में बंदरगाहें कहाँ कहाँ वाक़ हैं? पाकिस्तान में बंदरगाहें कराची और गवादर में वाक़ हैं। पंजाब किन दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है? पंजाब दो लफ्ज़ों पंज और आब का मुरक्कब है। पंज का मतलब है पाँच और आब पानी को कहते हैं। इसका मतलब हुआ 5 दरियाओं की सरजमीन, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। पंजाब, पंजाब। ठीक है, 5 दरियाओं की सरजमीन। छांगा मांगा के जंगल की क्या इनफरादियत है? बेटा ये छांगा मांगा के जंगल की ये इनफरादियत है कि ये दुनिया का ऐसा जंगल है जो खुद उगाया गया है, सबसे बड़ा जंगल है जो इंसानों ने अपने हाथों से उगाया है। तो ये कुदरती नहीं है, ये खुद उगाया गया जंगल है, इसकी ये इनफरादियत है। खेवड़ा की शोहरत की वजह किस वजह से है? खेवड़ा की शोहरत किस वजह से है? इसका जवाब है खेवड़ा की शोहरत इस वजह से है क्योंकि वहाँ दूसरी बड़ी नमक की कान है। नमक की कान इस जगह पे है। फिर उसके बाद है सिंधु किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं? बेटा सिंधु संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने दरिया है। ठीक है, सिंधु से ही ये सिंध बोलते हैं जो कि सूबा सिंध है। अच्छा, उसके बाद है झील सैफुल मुलूक किस सूबे में वाक़ है? झील सैफुल मुलूक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो किन सूबों में हैं? इसका जवाब है हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदाड़ो सिंध में है। ठीक। झील मंछर और झील सैफुल मलूक किन सूबों में है? झील मंछर जो है वो सिंध में है और झील सैफुल मलूक खैबर पख्तूनख्वा में है। इसके बाद है ये बेटा ये सवाल जवाब के बाद है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा है क्या है? पथरीला, मैदानी, ज़रखेज़, रेतीला। इसका है बेटा ये टिक लगाया हुआ है पथरीला। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा पथरीला है। अजरक का ताल्लुक़ किस सूबे से है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। अजरक का ताल्लुक़ सिंध से है। इसके बाद है दर्रा खैबर किस सूबे में है? दर्रा खैबर खैबर पख्तूनख्वा में है। फिर अगला है अंगूर का फल पाकिस्तान के किस सूबे में ज़्यादा होता है? अंगूर का फल पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ज़्यादा होता है। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया, कब किया? 712 में फ़तह किया, ईस्वी में, 712 ईस्वी में। सवात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड। मकली का कब्रिस्तान किस शहर में है? मकली का कब्रिस्तान ठट्ठा शहर में है। ठीक है। इसके बाद ये है बच्चा कुछ कॉलम हैं, ये दिए हुए हैं कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जीम। इनको आपस में हम लोगों ने मिलाना है। दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुकामात से मिलाइए। जैसे पाकिस्तान का दिल लाहौर, पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड सवात, रोशनियों का शहर कराची, पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर सिब्बी, खेलों का सामान सियालकोट, पंखा साजी गुजरात, फर्नीचर साजी चिन्योट, कायद आज़म के आखिरी अयाम यह है ज़ियारत में गुजारे थे उन्होंने। तो ये बेटा आज आपका काम है जो कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है, याद करना है पहले और फिर इसको लिखना है। किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो इसकी इस्लाह करें और इस सबक को बार बार पढ़ें। आपको इसमें से बहुत सी मालूमात मिलेंगी
اور اپنا خیال کریں، اپنے بڑوں کا خیال کریں، اہل محلہ کا خیال کریں۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، کامیابیاں دے، اور بہت اچھی طرح سے آپ نے ٹیسٹوں کی تیاری کرنی ہے بیٹے، اور اس کے لیے آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں۔ یہ بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑی سی دیر میں یہ سارا کر لیں گی۔ جب یہ سن لیتے ہیں میرا لیکچر تو اس کے بعد بیٹا آپ اپنا یہ کام شروع کر دیا کریں، اور ساتھ ہی یاد کر کے اگلا کام کیا کریں۔ تمام مضامین پہ توجہ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ بالکل صحیح ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔